और यहां पर शुरू कर दिया अपन ने। पहली चीज है बायोस्फीयर। वर्ड को देखो, संधि विच्छेद है सब। संधि विच्छेद हिंदी में जो कर रहे हो, वर्ड को डिवाइड करो और फिर समझो। बायो और स्फीयर यानी एक ऐसा गोला, एक ऐसा स्फीयर। गोला 3 कौन सा था, पीके मूवी में, प्लैनेट। एक ऐसा स्फीयर, एक ऐसा प्लैनेट जहां पर बायो है। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। सो अर्थ इज अ प्लैनेट जिसको हम जानते हैं और जिसपे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसलिए अर्थ को हम प्यार से बायोस्फीयर कहते हैं। और इस बायोस्फीयर को, बायोस्फीयर बनाता कौन है, लिविंग कंडीशन देता कौन है? 3 मेन चीजें हैं स्फीयर के ऊपर, ठीक है। तो वो 3 चीजें हैं पानी, हवा और मिट्टी या लैंड। तो पानी, अर्थ के पानी वाले स्फेरिकल या पानी वाले हिस्से को अगर मैं प्रोनाउंस करूं इस बायोस्फीयर में, तो उसको मैं बोलूंगा हाइड्रोस्फीयर। जो हवा वाले हिस्से को बोलूंगा मैं एटमॉस्फियर, और लैंड वाले हिस्से को बोलूंगा लिथोस्फीयर। तो भाई आपका ये हो गया एटमॉस्फियर, दिस इज हाइड्रोस्फीयर एंड दैट इज लिथोस्फीयर। देख लो भाई, झूठ बोल रहा हूं मैं? देखो, ये मोदी जी ने खुद बताया, ऐसा बिल्कुल नहीं किया, मैंने बताया, ये जिसने बताया। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। अगर ये चीजें नहीं होती तो लिविंग कंडीशन नहीं बनता, यानी बायोस्फीयर नहीं बनता। तो बायोस्फीयर इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन 1 + 2 + 3 = 4। नहीं, 1 + 2 + 3 कितना होता है सर? तो इट इज 6, जो भी होता है। So atmosphere plus hydrosphere plus lithosphere makes this planet a living planet, that is the biosphere। बस इतना सटायर बहुत हो गया। आगे चलते हैं और देखें बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। सो बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन चीजों को डिग्रेड कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल हुआ। एंड दोज सब्सटेंसेस which cannot be easily decomposed by microorganisms are non-biodegradable substance। डिफरेंस आता है। जैसे वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, फ्रूट पील्स, एनिमल डंग्स, काउ डंग, स्लॉटर वेस्ट, ये सब चीजें आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर सकते हैं। दे आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड दोज वेस्ट which cannot be easily decomposed by microbes. For example, plastic, thermocol, metals, they are all non biodegradable substances। ठीक है, तो बस ये है तुम्हारी कहानी। एग्जाम्पल दे दिए तुमको, आगे चलत बा। इकोसिस्टम। सर हमने बायोस्फीयर समझ लिया, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल समझ लिया, अब एक और चीज समझ ले, है ना, फिर काम हो जाएगा। अच्छी बात है। सो इकोसिस्टम, सर इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है किसी भी जगह को, किसी भी रिजर्वॉयर को हम इकोसिस्टम कह सकते हैं। कंडीशन ये है कि भाई वहां पर जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स बड़े इत्मीनान से एक दूसरे पे डिपेंड करते हुए जीते हैं। लिविंग के लिए अच्छा शब्द है बायोटिक, और नॉन लिविंग के लिए अच्छा शब्द है एबायोटिक। क्या बोलते हैं? एबायोटिक। कौन सा बायोटिक? एबायोटिक। ठीक है। सो इकोसिस्टम हम किसी भी ऐसे रिजर्वॉयर को कह सकते हैं। अर्थ पे किसी भी ऐसे छोटे से स्पेस को हम इकोसिस्टम कह सकते हैं जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बड़े हार्मनी के साथ
नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रह के अपनी पूरी जिंदगी काट सकते हैं बिना किसी बाहरी मदद के। या फिर ये कहो तो बिना किसी बाहरी मदद थोड़ा सा ज्यादा उसके टाइप्स में आ जाएगा, पर ठीक है, तुम ये कहो एबायोटिक प्लस बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी रिजर्वॉयर कंप्लीटली कंप्राइज ऑफ व्हाट, या दे कंप्लीटली मेक व्हाट, योर इकोसिस्टम। ठीक है, सो इसका ना सीधे सीधे ना इसके दो टाइप समझ लो। दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, रिवर इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, पॉन्ड इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, है ना। एक तालाब भी एक नेचुरल इकोसिस्टम है। वहां पर लिविंग थिंग क्या है, तालाब के अंदर क्या है लिविंग थिंग सर? मछली है, छोटी मछली, बड़ी मछली, छोटे जो प्लांट्स हैं जिनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, छोटे जो क्रिएचर्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो उनको जू प्लैंक्टन्स बोलते हैं। तो ये सब छोटे मोटे जो हुए जितने भी लिविंग क्रिएचर्स, मेंढक हो गया, सब उसके अंदर का वो लिविंग क्रिएचर्स है, बायोटिक थिंग्स। एबायोटिक में क्या क्या आ गया? एक तालाब में एबायोटिक क्या है? पत्थर है, पेबल्स है, वाटर है, एयर है, ठीक है, सनलाइट है वहां पर, ये सब एबायोटिक है। ठीक है, सो अच्छा ये मैंने कौन सा बताया? नेचुरल वाला। आर्टिफिशियल वाले में भी होता है, जैसे एक्वेरियम इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, गार्डन इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो इंसानों ने बनाया यार। ठीक है, तो यहां पर इतनी सी बात समझ लो कि इकोसिस्टम में ऑल दी प्लांट्स एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया कंसीडर्ड टुगेदर, ठीक है, विथ सराउंडिंग, है ना। तो इसमें एक और चीज जोड़ो, अलोंग विथ एबायोटिक कंपोनेंट्स। अलोंग की स्पेलिंग क्या ही कमाल लिखी है भाई, अलोंग विथ एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बता ही दिया मैंने, अब क्या ही बताऊं इससे ज्यादा। ठीक, एग्जांपल याद रखो, नेचुरल में फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, और एग्जांपल आप बताओगे। आर्टिफिशियल वाले में जो ह्यूमन मेड है उसमें एक्वेरियम हो गया, एक छोटा सा फिश टैंक हो गया, गार्डन हो गया, और क्या हो गया वो आप बताओगे। ठीक है, सेंचुरी किस में आएगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दिस एंड दैट। फूड चेन, फूड वेब, फूड पिरामिड एंड 10% लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, फूड चेन यार बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि घास को कौन खाया? घास को घास हॉपर ने खाया, घास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को सांप ने खाया, और सांप को इग्लू ने खाया। एक फूड चेन हो गया। अरे यार इसमें से कुछ निकाल लो यार, मतलब ग्रास को डियर ने भी तो खाया। मान लो बड़ा सांप था, उसने डियर को ही खा लिया। सांप को किसी और ने खाया, मान लो वल्चर ने या कुछ और, हॉक ने खा लिया, पता नहीं ये सेम होते अलग होते, जो भी है। फ्रॉग को किसी पंछी ने खाया, बर्ड ने खा लिया, और इस बर्ड को ईगल ने खा लिया। ठीक है, फ्रॉग ने किसी और मच्छर को खाया, ठीक है, मच्छर ने किसी का खून पिया था, जो भी किया था वो अलग बात है। ठीक, तो ऐसे ही जो ये चीज है, देखो एक जब मैंने बनाया तो बहुत बढ़िया से सुंदर सा लग रहा था, सो दैट वाज अ चेन। पर जब ऐसे बहुत सारे चेन जो है एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाते हैं, उसको फूड वेब कहते हैं। फूड चेन का ही जो इंटरमिंगल्ड वर्जन जो है उसको फूड वेब कहते हैं। मेनी फूड चेन इंटरलिंक टुगेदर, दे आर कॉल्ड फूड वेब। फूड पिरामिड क्या होता है? जब इसी को हम एनर्जी फॉर्म में दिखा रहे होते हैं, व्हेन दे शो देम इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यही घास फास लेके मान लो मैं बोलता हूँ कि इसका मैं ऐसे दिखाऊँ कि सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें, सबसे ज्यादा क्वांटिटी और एनर्जी किसकी में होगी? किसकी होगी? घास की। तो सबसे लोअर लेवल पे मैं क्या बनाऊंगा? ग्रास। उसके ऊपर वाले लेवल पे कौन होगा? ग्रास हॉपर। उसके ऊपर वाले लेवल पे कौन होगा? फ्रॉग होगा। उसके ऊपर वाले लेवल पे कौन होगा? स्नेक होगा। उसके ऊपर वाले लेवल पे कौन होगा? ईगल होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको एनर्जी वाइज ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा पिरामिड के शेप में। सबसे ज्यादा एनर्जी ग्रास में, उससे कम एनर्जी ग्रास हॉपर, उससे कम एनर्जी फ्रॉग, उससे अब एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर की एनर्जी की बात नहीं कर रहा कि हाँ सामने वहां पर ग्रास हॉपर खड़ा कर दिया और फिर ईगल खड़ा कर दिया, अब बताओ किस में ज्यादा एनर्जी है?
तब तो ईगल में होगी। फिलहाल मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल उनके अंदर ये केमिकल्स, जितने भी धरती पे जितने ग्रास हॉपर्स हैं उनकी बात करो, जितने भी ईगल्स हैं उनकी बात करो, तो इन टोटल जब मिलाओगे तो हमेशा नीचे वालों की तादाद इस लेवल में हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। अगर मान लो ग्रास हॉपर, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो, ग्रास हॉपर, फ्रॉग सिर्फ ग्रास हॉपर खाते, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग सिर्फ ग्रास हॉपर खाते, और फ्रॉग समझो 100 है, और ग्रास हॉपर्स अगर 85 या 10 ही होते हैं या 50 ही होते हैं, तो फ्रॉग तो मर जाते हैं। तो फ्रॉग अगर 100 है तो ग्रास हॉपर 1000 होने चाहिए भाई, तभी तो ये कहानी चलेगी। तो ये होता ही है ना, नॉर्मली नेचर में ये देखा गया है कि अगर इसकी एनर्जी यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख जूल है, तो इसके बॉडी में मतलब एक तो ये होगा कि ये घास फूस वेस्टेज है वो दुनियादारी भी रहेगी। 10% ऑफ द एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली शिफ्टेड टू द नेक्स्ट एनर्जी लेवल। मतलब ग्रास हॉपर्स की बॉडी में जो केमिकल एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि वो भी दुनियादारी, रिप्रोडक्शन, ऐसी बहुत सारी चीजें कर रहा होगा जिससे कि उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही, उसकी बॉडी में कितनी केमिकल एनर्जी स्टोर हुई, इसका 10%। तो ये 1 लाख था तो ये हो गया 10,000। ऐसे ही उसके नेक्स्ट वाले में जो एनर्जी शिफ्ट हो रही होगी वो होगी 10%, तो ये होगा 1000 जूल। इसका 10% अगले में जाएगा, ये नेचर में देखा गया है, तो ये हो गया 100 जूल। इसका 10% जाएगा यहां पर, तो ये हो गया 10 जूल। मतलब नॉर्मली ये देखा गया है कि नंबर वाइज भी और टोटल एनर्जी वाइज भी ऑन द अर्थ हमेशा लोअर ट्रॉपिक लेवल में जो रहते हैं उनका एनर्जी ज्यादा होता है। अच्छा, इनको पता है क्या बोलते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, नॉट द पिक्चर का प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर इसके ऊपर वाले होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये सब कंज्यूमर्स हैं जितने भी है, प्राइमरी, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम में लास्ट में प्रोड्यूसर यहां पर है जो ऑर्गेनिक फूड तैयार करता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से ये फूड तैयार कर रहा था यूजिंग सनलाइट, ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं। और लास्ट में इन सबको मिट्टी में फिर मिलाने का काम कौन करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। और ये हमेशा वन वे ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि फ्रॉग को सांप ने खाया और सांप को फिर फ्रॉग ने खा लिया, ऐसी चीज नहीं हो रही होती। एनर्जी फ्लो हियर इज ऑलवेज वन डायरेक्शनल। अच्छा, इनको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। तो ट्रॉफिक हर एक नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी शिफ्ट हो रही होती है, इसी को 10% लॉ कहते हैं। आते हैं इसके डेफिनेशंस पे अगर, तो फूड चेन क्या है? फूड चेन इज द सीरीज ऑफ organisms in which each creature eats the one below in that series and becomes a source of food for organism above it। ये पूरा फूड चेन का सिस्टम है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, ये मेज के बाद लोकस्ट, लोकस्ट के बाद फ्रॉग, फ्रॉग के बाद स्नेक, प्राइमरी, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से लेके आगे तक, ठीक है। जितने भी हर्बीवोर्स है वो हमेशा प्रोड्यूसर के बाद लाए करेंगे, है ना। हर्बीवोर्स हमेशा यहाँ पे आएंगे, चाहे ग्रास, मतलब डियर हो गया या काऊ हो गया, वो हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। अच्छा, ये भी बात, कुछ और भी हम बात एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, इसके आगे से जुड़ी हुई चीजें आएगी आगे। अच्छा, फूड वेब क्या है? फूड वेब देख लो, तो यहाँ पर ग्रास को ग्रास हॉपर भी खा रहा है, माउस भी खा रहा है, ठीक है। फ्रॉग है, यहाँ पर फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को खाया। अब देखो यहाँ पर, वहां उस तरफ डियर भी है जो पेड़ को खा रहा है, पेड़ को, तो पत्ते को। अब डियर को खा गया स्नेक, ठीक है, और स्नेक को खा गया ईगल। और ये बहुत सारे इससे फूड चेन बनेंगे अगर, और वो आपस में इंटरलिंक रहेंगे, तो उसको फूड वेब कहा जाता है। सो फूड वेब बेसिकली इज व्हाट? फूड वेब इज अ नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। डेफिनेशन देख लो, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, इतना याद रखो, काफी है बाकी, ठीक है। जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, व्हाट ईट्स व्हाट इन एन इक्वल, तुम इतना याद रखो, नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन नॉर्मली। फूड पिरामिड क्या है? तो ये अपन ने ऑलरेडी बता दिया सर, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, है ना। इसमें कुछ कुछ एनर्जी हर लेवल पे लॉस्ट होती है, लगभग 10% एनर्जी इनकी बॉडी में स्टोर होती है ना। हर लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी क्यों स्टोर होती है? बाकी एनर्जी से, सांप ने अगर इनको खाया है तो सांप को रिप्रोडक्शन भी करना है, मूवमेंट भी करनी है, तो इन सब में एनर्जी वेस्ट होती है। जो उसकी बॉडी में स्टोर होगा वो लगभग 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल होता है, ओनली अबाउट 10%, वही 10% लॉ है, ठीक है। फूड पिरामिड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल नंबर
ऑफ सर्विंग टू बी ईटन ईच डे फ्रॉम ईच ऑफ द, अब ये डेफिनेशन अलग तरीके से सिंपल तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। 10% लॉ, जस्ट सी दिस 10% लॉ मैंने बताया कि हर लेवल पे 10% एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट, ओनली अबाउट 10% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड एज अ फ्लैश और मास, द रिमेनिंग इज लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसफर ब्रोकन डाउन इन रेस्पिरेशन। ये सारी चीजें हो रही होती है। अब ना उनको एक चीज बताऊंगा, ध्यान देना, दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक है बायो एक्युमुलेशन और दूसरा है बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। जहर कैसे शरीर में इकट्ठा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक मछली है, वो जिस रिजर्वॉयर में, जिस नदी में रहती है मान लो, ठीक है, जिस नदी में रहती है वहां पर, या सपोज समुद्र में रहती है, ठीक है, ओशन में रह रही है, सी में रह रही है, तो अब यहां पर ना जहरीले, मतलब जो भी पानी के टैंकर फैंकर, जो तेल के टैंकर वैंकर जो शिप्स जा रही होती है उससे ऑयल गिरता है। अब ये ऑयल में कुछ टॉक्सिक चीजें हैं फॉर एग्जांपल, तो ये टॉक्सिक चीजें इसकी बॉडी में क्या हो गई, बहुत सारा ऑयल गिरा, ऑयल स्पिल हुआ और ये इसकी बॉडी में गया, 2 ड्रॉप गया इसके पानी के थ्रू। अब क्या हुआ कि ये इसको रहना इसी पानी में, डे 1 पे 2 ड्रॉप गया, दूसरे दिन थोड़ा और एक्युमुलेट हो गया वो जहर, तीसरे दिन वो जहर और एक्युमुलेट हो गया, चौथे दिन, भाई दिन प्रतिदिन जो है उसी पानी में रहना है, उसके जहर जो भी उसके अंदर है वो उसकी बॉडी में टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। इसी को कहते हैं बायो एक्युमुलेशन। फॉर एग्जाम्पल आप पालक खा रहे हो, आपको लग रहा है यार बहुत बढ़िया है, पालक तो हेल्दी होता है, मेरे बॉडी में पालक जा रहा है, उससे नरिशमेंट मिल रहा है, पर उस पालक में मान लो पेस्टिसाइड लगा है, हर दिन पालक के सूप पीते जा रहे हो, पहले दिन थोड़ा सा पेस्टिसाइड गया, दूसरे दिन थोड़ा और गया, ऐसे करते 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 कितना सारा जहर तुम्हारे 2 साल 5 साल में कितना जहर एक्युमुलेट हो जाएगा। दैट इज बायो एक्युमुलेशन। व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन? ये और भयंकर चीज है। अब मान लो एक बड़ी मछली की वैरायटी है, वो ऐसी मछलियों को खाती है, एक मछली में मान लो 50 मॉलिक्यूल थे, ऐसे उसने 10 मछलियां खा ली, 10x जहर उसके अंदर होगा। अगर यहां पर 50 मॉलिक्यूल ऑफ पेस्टिसाइड है तो 10x हो गया, यहां पर 500 मॉलिक्यूल ऑफ पेस्टिसाइड हो गया भाई। और ऐसी मछली, ऐसी 10 मछलियों को एक और बड़ी मछली खाती है, वो बहुत छोटी मछली थी वो वाली, अब इसके अंदर तो और 10x हो गया, मतलब मान लो कितना 500 मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर कितना मॉलिक्यूल हो गया 5000 मॉलिक्यूल। और ये बड़ी मछली को तुमने मान लो लाया और पका के खा गए, 2-3 दिन में तुमने अकेले ही खा लिया इसको। इससे तुम्हारे अंदर, तुमने 2-3 दिन में एक मछली खाई और महीने में ऐसी 10 मछलियां खाई, भाई साहब तुम्हारे अंदर 5 कितना हो गया 5000 मॉलिक्यूल हो गया, बराबर ना, 500 5000, यहां हो गया 50,000 मॉलिक्यूल। मतलब नॉन वेजिटेरियन होना और हानिकारक पड़ गया भाई, क्योंकि इस फूड चेन में जो जितना आगे लाए करेगा उतना ज्यादा जहर उसके अंदर इकट्ठा होगा, मैग्नीफाई होगा, है ना। सो दिस इज बायो मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैं अगर आपको डेफिनेशन वाइज ले आऊं तो देख लो भाई, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 जहर बढ़ता जा रहा है, ये कौन सा है, ये बायो एक्युमुलेशन है। वही मछली है, दिन प्रतिदिन उसके अंदर वो जो जहर है वो कंज्यूम करती जा रही और उसके अंदर उसकी तादाद, नंबर उसका बढ़ता जा रहा है। एंड सो द बायो एक्युमुलेशन इज ग्रेजुअल, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट शॉट ले लो, याद कर लो, इज द ग्रेजुअल एक्युमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस सच एज पेस्टिसाइड और अदर केमिकल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। बायो एक्युमुलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ना भूलना ही नहीं है। Gradual accumulation of substances, of chemical substances, of harmful chemical substances. Gradual accumulation of harmful chemical substances. This is bioaccumulation. Sir, biomagnification की जरा बात कर लेते हैं। तो छोटी मछली को खाया, बड़ी मछली ने और बड़ी मछली और बड़ी मछली, तो जहर क्या होता जाएगा भैया, जहर बढ़ता जा रहा है ना। हर लेवल पे फूड चेन में जितना आगे जाएंगे उतना मैग्निफिकेशन हो रहा है। सो दैट इज मोर डेंजरस। इज द प्योर प्रोसेस, इज द प्रोसेस इन विच और कंपाउंड सच एज
pollutant pesticide increases its concentration in the tissue of organism as it travels in the food chain. As it travels in the food chain. सेम चीज हुई, क्या हुआ, हर लेवल पे मैग्नीफाई हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फूड चेन में आगे बढ़ते बढ़ते. दिस इज बायो मैग्निफिकेशन. लास्टली इस चैप्टर में थोड़ा सा कंसेप्ट और घुमा दिया. एक ही चीज दी है, स्टोरी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, ओजोन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन. तो भैया आपको पता है कि सूरज मामा नहीं, सूरज चाचा से जो धूप आ रही होती है, उस धूप में हार्मफुल कैंसरस, स्किन कैंसरस रेडिएशंस भी होते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज. अल्ट्रावायलेट रेज हमको कैंसर दे देते, लेकिन थैंक्स टू आवर एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है. किस चीज का ब्लैंकेट है भाई? प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर का है भाई. ओजोन किस चीज का होता है? ओजोन असल में ऑक्सीजन ही है. ऑक्सीजन O2 वाला नहीं, O3 वाला. तो ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओजोन, जो हमको हार्मफुल रेडिएशन से बचा रहा है, क्योंकि ये जितने कैंसरस रेडिएशंस होते हैं, उन सब रेडिएशंस को ये क्या कर रहा है, रिबाउंड करके भेज दे रहा है भाई. ठीक है, यूवी एंड अदर हार्मफुल रेडिएशंस को रिबाउंड करके भेज दे रहा है. कमाल है ओजोन भाई. थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ो, सीखो. ये जो ओजोन लेयर है, जो हमारे एटमॉस्फेयर की टॉप लेयर्स में होता है, ये करोड़ों साल पहले, ठीक है, ये ओजोन लेयर बनता गया और यह ऐसा बना है. तो ये कैसे बना, O3 बना कैसे? तो असल में O3 था ही नहीं, पहले O2 था, ऑक्सीजन ही था. और उस O2 को बनाया किसने पता है? वेरी शॉकिंगली, जिसको वो रोकता है. तो किसको रोकता है? अल्ट्रावायलेट रोको. O2 से अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले O3 का निर्माण हुआ था. असल में क्या होता है, O2 को ये ब्रेक करता है, और ब्रेक करके नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, फ्री ऑक्सीजन बनाता है. और यही फ्री ऑक्सीजन, मतलब मान लो 2 मॉलिक्यूल बने ऐसे, तो ये एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, O2 से मिल जाएगा और फिर O3 बनेगा. समझे? मतलब एक मॉलिक्यूल O2 का ब्रेक हुआ बिकॉज ऑफ यूवी, और OO बना, और एक O जो है फिर O2 के साथ, एक और O2 के साथ मिक्स होके O3 बना. अगर सिर्फ बैलेंसिंग के फॉर्म में दिखाना हो तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन विल मेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन. और ऐसे ही हजारों लाखों साल पहले ये सब चीजें हो चुकी थी. मतलब काइंड ऑफ जैसे शंकर भगवान के ही बच्चे थे गणपति, और गणपति जी ने रोक दिया था एक बार शंकर भगवान को, वैसे ही अल्ट्रावायलेट के ही बच्चे हैं. ओजोन बना ही उनकी वजह से, पर अल्ट्रावायलेट ने रोक दिया, सॉरी ओजोन ने रोक दिया अल्ट्रावायलेट को. क्रोधित हो जाएंगे अल्ट्रावायलेट जी. अच्छा, लेकिन इसमें हम अपनी मस्ती खुद करते हैं. हमको जो बचा रहा है उसी को ही हम मार रहे हैं. मतलब व्हाट वी डिड इज, हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल शुरू किया एक टाइम पे. CFC, द कूलेंट गैस, जिसको हम एरोजॉल, एयर कंडीशनर, जेट प्लेन्स में यूज करते हैं, अब कम कर रहे हैं. जब रियलाइज हुआ कि ओजोन में छेद हो रहा है, एंटार्क्टिक के तरफ तो ज्यादा ही बड़ा छेद हो गया था, तो ओजोन में जब तुमने सेंध लगाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यूज किया ओजोन लेयर में, जब डिप्लीशन होने लगा, तो बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं यार, वो तो अल्ट्रावायलेट से हमको बचाता था. देन वी स्टॉप्ड यूजिंग दिस. यही तो है. इसी के साथ होते हैं ये समाचार समाप्त, और इस साल के समाचार समाप्त इन साइंस CBSE सिंप्लीफाइड. आई होप कि आपको ये पूरी जर्नी में मजा आया हो. ठीक है, और कोई डाउट, कोई भी परेशानी कमेंट कर बताइए. ऑल द बेस्ट गाइस, अपना अपना बेस्ट देना. सी यू इन द नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.